नमस्कार। मोरबी हादसा 135 की मौत के लिए एसआईटी ने किसे जिम्मेदार ठहराया है। 30 अक्टूबर 2022 की शाम को मोरबी के ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से बच्चों समेत 135 की मौत हो गई थी। इस हादसे के 1 साल पूरा होने को है और गुजरात सरकार ने इस मामले के लिए जिस विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया था, उसने बीते 10 अक्टूबर को गुजरात हाई कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ओरेवा ग्रुप, इसके डायरेक्टर जयसुख पटेल और मैनेजरों दीपक दवे और दीपक पारेख को इस ब्रिज हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी ने यह भी कहा है कि ओरेवा ग्रुप के अध्यक्ष जयसुख पटेल और उनके मैनेजर दीपक दवे और दीपक पारेख की आपराधिक लापरवाही का ही नतीजा था कि 135 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में मोरबी ब्रिज हादसे को गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे भीषण मानव निर्मित आपदा कहा गया है। गुजरात हाई कोर्ट में पेश 2000 से अधिक पन्नों की अंतिम रिपोर्ट में दुखद हादसे के पीछे के कारणों का विस्तृत बयान मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोरबी पुल का प्रबंधन करने वाली ओरेवा कंपनी के कुप्रबंधन, तकनीकी विफलताओं, घोर लापरवाही, निरंकुश रवैये और आपराधिक लापरवाही के कारण मोरबी का यह सस्पेंशन पुल ढहा, जिसमें 135 की जान चली गई। इसलिए इस पूरे गंभीर हादसे के लिए ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल और उनके 2 मैनेजर दोषी हैं। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई ने सरकार से पूछा, अगर ओरेवा ग्रुप, इसके डायरेक्टर और मैनेजर पर आपराधिक लापरवाही का आरोप था तो अभी तक इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। गुजरात सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा, इस रिपोर्ट में मोरबी ब्रिज का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन में ओरेवा ग्रुप की कई गंभीर प्रशासनिक और तकनीकी खामियों को उजागर किया है। ओरेवा ग्रुप और मोरबी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन के बीच साइन हुए MOU के अनुसार ओरेवा ग्रुप की ब्रिज की अस्थायी रिपेयरिंग करनी थी। कंपनी ने संबंधित विभाग को ब्रिज की जर्जर स्थिति के बारे में बताया और यूजर चार्जर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे खारिज कर दिया गया था। कमल त्रिवेदी ने कहा, प्रशासन ने कंपनी से कहा था कि यह तो मौजूदा यूजर चार्ज पर काम करे या इसका प्रबंधन वापस सौंप दे। हालांकि ओरेवा ग्रुप ब्रिज के प्रबंधन को संबंधित विभाग को सौंपने में नाकाम रहा, लेकिन साथ ही उसने ब्रिज की मरम्मत भी नहीं कराई। जब OMU को रेवेन्यू किया गया तो ओरेवा कंपनी ने ब्रिज की मरम्मत के काम का ठेका एक कंपनी और देव प्रकाश सॉल्यूशन को दे दिया। ओरेवा कंपनी ने किसी भी एजेंसी के विशेषज्ञों की तकनीकी राय नहीं ली और ना ही मोरेबा नगर पालिका सदस्यों से कोई सलाह मशविरा किया। कोर्ट ने वहीं पूछा कि देव प्रकाश सॉल्यूशन को ठेका किसने दिया, कंपनी ने या नगर पालिका ने? क्या तकनीकी रिपोर्ट साझा की गई? उसने नगर पालिका से सलाह मशविरा किया? ये ठेका आपने कैसे आवंटित हो गया? मौज मस्ती और हंसी खुशी के पल पलक झपकते ही मौत की गोद में समा गए। राज्य सरकार का रिपोर्ट बताता है कि कोर्ट से कहा हुआ और भी कंपनी के मोरबी ब्रिज का संचालन रखरखाव में घोर लापरवाही दिखाई। अगर उसने विशेषज्ञों की सलाह मानी होती तो इसकी मरम्मत की जा सकती थी या बदला जा सकता था। पुल की मरम्मत के बाद भी ओरेवा कंपनी ने नगर पालिका से कोई चर्चा नहीं की। ब्रिज को दोबारा खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। इसके अलावा पुल पर आने वाले लोगों को टिकट की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं था। सैकड़ों लोगों को पुल पार करने की अनुमति देना भी लापरवाही थी। जब बेंच ने पूछा सरकार ने कोई कार्रवाई की या नहीं, तो सरकार का जवाब था कि वो रिपोर्ट तैयार कर रही थी और उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी।
ओरेवा कंपनी की ओर से दलील दी गई कि कंपनी ने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पीड़ितों को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन कई पीड़ितों ने उपभोक्ता अदालत में अधिक मुआवजे के लिए आवेदन किया है। अनाथ बच्चों के वयस्क होने तक की जिम्मेदारी ओरेवा कंपनी ने ली है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, कंपनी को विधवाओं या निराश्रित महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार और ओरेवा कंपनी दोनों को पीड़ित महिलाओं और बच्चों की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। पीड़ितों के वकील उत्कर्ष देव ने पत्रकारों से कहा, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ओरेवा कंपनी और इसके अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है। कंपनी को किसी तरह का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था। टिकट बिक्री पर कोई दिशा निर्देश नहीं था। ब्रिज पर सुरक्षाकर्मी भी पर्याप्त नहीं थे। नतीजन लोगों को काबू करना असंभव था। उन्होंने कहा, नवीनीकरण के बाद ओरेवा कंपनी ने अपने काम को एक थर्ड पार्टी कंपनी को दिया था और उसने भी बिना तकनीकी मदद के काम पूरा कर दिया। एसआईटी टीम थी, ब्रिज टूटने के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर पता चला कि इसका मुख्य केबल टूटा, जिसकी वजह से ब्रिज दरबारगढ़ की ओर झुक गया। ये स्पष्ट है कि ब्रिज के टूटने में रखरखाव की कमी सबसे बड़ा कारण था। सुरक्षा उपाय और ब्रिज के डिजाइन को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर ब्रिज के सभी 49 केबल बिल्कुल ठीक दशा में हो तब भी यहाँ 75 से 80 लोगों को एक समय में जाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन मौके पर जांच की गई तो पता चला कि इनमें से 22 केबल जंग की वजह से टूट चुकी थी, यानी ब्रिज की क्षमता कम हो गई थी। टिकट बिक्री, आने जाने की संख्या पर नियंत्रण का कोई तंत्र या रजिस्टर न होने की वजह से ब्रिज पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए थे। यह ब्रिज 1879 में बना था और इसके टूटने के पीछे सबसे बड़ा कारण उस पर चढ़े लोगों की अधिक संख्या थी। ये जानते हुए भी कि ब्रिज करीब 150 साल पुराना है, इसकी क्षमता से अधिक लोगों को जाने दिया गया और वे हादसा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय बड़ी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे। दोबारा खोले जाने के बाद ब्रिज का नियमित रूप से ऑडिट होना चाहिए। दर्शकों के आने और जाने का समय निश्चित होना चाहिए और इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। एक मानक दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। जनता द्वारा इस्तेमाल की जा रही किसी भी इमारत की नियमित रूप से जांच प्रशासन को करनी चाहिए। सुरक्षा, सेफ्टी, रखरखाव, मरम्मत की दिशा निर्देश तैयार कर उसकी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी विशेष विभाग या निजी एजेंसी को पुलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में तुरंत बचाव के सभी उपकरण पास में ही होने चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों को किसी निजी कंपनी को सौंपने से पहले उस कंपनी की तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण का सत्यापन किया जाना चाहिए। कम से कम 2 बार यह जांचना चाहिए कि कोई अनुभवी अधिकारी है या नहीं है। दरअसल जो गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल 30 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 6 बजे ढह गया। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई। इस ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी मोरबी की ही कंपनी ओरेवा को दी गई थी। करीब 144 साल पुराने इस सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत सालों से नहीं हुई थी और जंग लगी केबिल और ढीले नट बोल्ट भारी संख्या में आए लोगों के वजन को सह नहीं पाए और देश और विदेश में इस घटना की चर्चा हुई। लेकिन तब और विवाद बढ़ गया जब घटना के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति को पीड़ितों की मदद करते हुए देखा गया। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 3 सुरक्षा गार्ड, 2 टिकट क्लर्क, 2 ठेकेदार और ओरेवा ग्रुप के 2 मैनेजर। ये भी पाया गया कि हादसे के पहले 6 महीने के लिए मरम्मत के लिए बंद किया गया था और उसे 4 दिन पहले 26 अक्टूबर को खोल दिया गया था। हादसे के अभियुक्त ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल ने
कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 1262 पृष्ठ की चार्जशीट में जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी और फरार बताया गया। जयसुख पटेल के पिता ओधावजी पटेल भारत में दीवार घड़ी के जनक माने जाते हैं। उन्होंने साल 1971 में 3 हिस्सेदारों के साथ 1 लाख रुपए के ओरेवा ग्रुप की शुरुआत की थी। उस समय इस कंपनी का नाम अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक मैन्युफैक्चर था और कंपनी में जयसुख पटेल के पिता की हिस्सेदारी महज 15,000 रुपये की थी। हालांकि बाद में अजंता की दीवार घड़ियां भारत में लोकप्रिय हो गईं और साल 1981 में तीनों हिस्सेदारों ने कंपनी का बंटवारा कर लिया। इसके बाद ओधावजी के नाम पर अजंता कंपनी का नाम रखा गया। इस दशक में ओधावजी ने क्वार्टज क्लॉक बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से अजंता दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता बन गई। इतना ही नहीं, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने अजंता ग्रुप को लगातार 12 सालों तक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी के सर्वोच्च निर्यातक पुरस्कार से सम्मानित किया। कंपनी का कारोबार 45 देशों में फैला हुआ है। अजंता कंपनी ओधाराव जी के बेटे के बीच बंट गई। जयसुख पटेल को कंपनी इस बंटवारे में मिली, उनका नाम ओरेवा में बदल दिया।